हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, IELTS। जो एग्जाम है उसमें क्या कोर्स स्ट्रक्चर है और कैसे ये डिफाइन होता है एकेडमिक और जनरल के बीच में, आज का ये टॉपिक होगा। मैं बात करने वाली हूँ IELTS के टोटल सिलेबस के बारे में, जो उनका स्ट्रक्चर है एकेडमिक और जनरल। जो किसी मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए एकेडमिक टेस्ट होगा, और जो जनरल के तौर पर जा रहे हैं उनके लिए दूसरा सिलेबस है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि स्कोर और बैंड किस तरीके से हासिल किए जाते हैं और वो कब और कितने हासिल होंगे, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने मार्क्स का होता है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इस परीक्षा के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और किन किन चीजों को वो शामिल करेंगे, और ये है क्या। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है, ये कोर्स स्ट्रक्चर किस आधार पर बनाया गया है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली आपको काम करने, अध्ययन करने या उस देश में प्रवास करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई व्यवस्था है जहां अंग्रेजी मूल भाषा है। वो ये कह रहे हैं कि उन कंट्रीज में जहां अंग्रेजी बोली जाती है वहां पर आपको जाने के लिए, वहां पर रहने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, काम ढूंढने के लिए इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है, इस परीक्षा को डिजाइन किया गया है। अब वो कौन से कंट्रीज हैं? यूरोप के सारे देश, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आपको आने देते हैं। इस टेस्ट में ये पता चलता है कि आप अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने में कितने सक्षम हैं, और इसे 1 to 9 के पैमाने पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना किसी भी कंट्री में काम पाने के लिए, वहां पर रहने के लिए और किसी भी बड़ी संस्था में एडमिशन लेने के लिए ये आवश्यक हो जाता है। और इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है 1 to 9 के बैंड या स्कोर के आधार पर। कब आपको कौन सा स्कोर मिलेगा, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट बैंड्स इन IELTS, वो बैंड कौन से हैं और कितना स्कोर करने के बाद आपको वहां पर एंट्री मिल सकती है और क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कोर 9 मिल जाए, बैंड 9 मिल जाए, स्कोर और बैंड सेम चीज है, तो वो क्या क्या स्किल आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी काबिलियत आपसे उम्मीद करते हैं, वो ये है कि आपकी स्किल चेक करते हैं। एक्सपर्ट यूजर होना चाहिए, आपको अंग्रेजी भाषा एज ए एक्सपर्ट आनी चाहिए। अब एक्सपर्ट से मतलब होता है कि बोलना, समझना, लिखना और अपने आप को फ्लुएंसी के साथ एक्सप्रेस करना, क्लियरली अपने थॉट प्रोसेस को आप सामने वाले को क्या प्रेजेंट कर पाते हैं, तभी आपको उस भाषा का एक्सपर्ट यूजर समझा जाएगा। अब इसमें क्या क्या और है? टेस्ट टेकर हैज टू बी फुल्ली ऑपरेशनल कमांड, भाषा को यूज करने की टोटल कमांड होनी चाहिए उस व्यक्ति में जो इस एग्जाम को पास करना चाहता है। देयर यूज ऑफ इंग्लिश इन एप्रोप्रिएट, एक्यूरेट, फ्लुएंट एंड सोज कंप्लीट अंडरस्टैंड, उस व्यक्ति की काबिलियत में अंग्रेजी भाषा को एप्रोप्रिएट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से यूज करना, एक्यूरेट शब्दों का यूज करना, एक्यूरेसी मेंटेन करना कि कौन से भाव के लिए कौन से शब्द को हम यूज करेंगे, कौन से एडजेक्टिव को हम यूज करेंगे और कौन से प्रोवर्ब को, इडियम को हम यूज कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। देन फ्लुएंट, क्या आपकी फ्लुएंसी परफेक्ट है, आप बोलने में अपनी फ्लुएंसी मेंटेन कर पाते हैं,
आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, आप अपनी थॉट प्रोसेस को मीनिंगफुली एक्सप्रेस कर पाते हैं क्या, और एक फ्लो के साथ, उसको कहते हैं फ्लुएंसी in this language. Shows complete understanding. If somebody is speaking something or you are listening something, are you able to understand properly, completely? So then you will get the band 9. अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं, आपकी फ्लुएंसी है, एक्यूरेट है, एप्रोप्रिएट है एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली एक्यूरेट है, तो आपको बैंड 9 हासिल हो सकता है। मूव करते हैं बैंड 8 पर। यहाँ पर वो देखते हैं कि क्या आप वेरी गुड यूजर हैं। एक्सपर्ट यूजर 9 बैंड हासिल करता है और वेरी गुड यूजर, उन्होंने एक थिन लाइन ड्रॉ कर रखी है कि किस बैंड को हासिल करने के लिए आप में क्या क्या चाहिए। देन अगेन कमांड होनी चाहिए इस भाषा पर विद ओनली ओकेजनल अनसिस्टमैटिक इनएक्यूरेसीज एंड इनएप्रोप्रिएट। वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आपको अच्छा यूजर होना चाहिए अंग्रेजी भाषा का, और आपको इस लैंग्वेज पर पूरी कमांड होनी चाहिए। कमांड से मतलब ये होता है कि परफेक्टली इस भाषा को यूज करना आना चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने एक आपको चॉइस दिया है, थोड़ा सा एक आपको तरीका दिया है बचने का, कि अगर ये कमियां भी है आप में तो भी वो आपको गुड यूजर मान लेंगे। कैसे कि ओनली ओकेजनल अनसिस्टमैटिक इनएक्यूरेसीज एंड इनएप्रोप्रिएट। कई बार यूजर अगर सिस्टमैटिक नहीं है या उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स उसने यूज नहीं किए हैं, देन ऑल्सो वो से वेरी गुड यूजर मान लेते हैं। दे हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल आर्गुमेंटेशन वेल। लेकिन इस कमी के साथ साथ वो क्या चेक करते हैं कि क्या आप लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्स थॉट को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझते हैं क्या। लेकिन अगर उनको नहीं समझते हैं तो भी ये आपकी वीकनेस साबित होगी, तो भी आप इसको हासिल नहीं कर सकेंगे, आपकी कमी समझी जाएगी। और एक चीज है जो कि वो देखते हैं, क्या आपका आर्ग्यू करने का तरीका अंग्रेजी भाषा में परफेक्ट है। डिटेल्ड तरीके से आप आर्ग्यूमेंट करने में, आर्ग्यू करने में परफेक्ट हैं क्या, कर पाते हैं क्या। एक्चुअली है क्या कि एकेडमिक लोगों में आर्ग्यू करना, किसी भी चीज पे बहस करना, अपने पॉइंट्स को रखना विद रीजंस जरूरी होता है। तो इसको वो कहते हैं कि हैंडल कॉम्प्लेक्स डिटेल आर्ग्यूमेंटेशन वेल। तो ये काबिलियत है। अगर इतनी काबिलियत है और बाय द वे आप कोई गलती करते हैं किसी ओकेजन पर, आप अनसिस्टमैटिक हो जाते हैं, देन ऑल्सो आपको गुड यूजर कंसीडर कर लिया जाता है। तो बेसिकली जो आपको हैंडल करना होना चाहिए, आना चाहिए, वो है कॉम्प्लेक्स डिटेल आर्गुमेंटेशन और लैंग्वेज पर कमांड। बैंड 7 कब आपको हासिल हो सकता है, अगर आप गुड यूजर हैं स्किल के। ऑपरेशनल कमांड ऑफ द लैंग्वेज विद ओकेजनल इनएक्यूरेसीज, हैंडल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज वेल एंड अंडरस्टैंड डिटेल रीजनिंग। अगर आप में रीजनिंग की काबिलियत है, अंग्रेजी भाषा में रीजनिंग किसको कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको चॉइसेस मिलती हैं किसी एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए और उसको आप रीजन के साथ सिलेक्ट करने के बाद रीजन के साथ डिफाइन भी कर पाते हैं, तो उसको कहते हैं रीजनिंग। तो यहाँ वो चेक करते हैं कि अगर आप में ऑपरेशनल कमांड हासिल है आपको उस भाषा को यूज करने का, और आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स भाषा भी समझ लेते हैं और रीजनिंग आपकी परफेक्ट है, तो भी वो आपको कंसीडर करते हैं गुड यूजर के तौर पे। इसमें इन्होंने रियायत क्या दी है कि अगर आप किसी ओकेजन पर आप एक्यूरेट नहीं भी हो पाते हैं तो भी वो आपको गुड यूजर मान लेंगे, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अच्छी है और रीजनिंग अच्छी है। बैंड 6 कब हासिल कर सकते हैं आप, अगर आप कॉम्पिटेंट यूजर हैं। हैज एन इफेक्टिव कमांड ऑफ द लैंग्वेज विद सम इनएक्यूरेसीज, इनएप्रोप्रिएट यूजेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कैन अंडरस्टैंड फेयरली इन फैमिलियर सिचुएशन। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप जानी पहचानी स्थिति में
अगर आपकी सिचुएशन फैमिलियर है और आप फेयरली इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग में अच्छे हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, सिचुएशंस को अच्छे समझ लेते हैं, तो वो आपको कॉम्पिटेंट यूजर मान लेते हैं। और आपकी कमांड लैंग्वेज पर भी देखी जाती है, लेकिन किस चीज को वो रियायत देते हैं, थोड़ी सी अगर आप में एप्रोप्रिएट शब्दों का सिलेक्शन नहीं है, आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो भी आपको वो कंसीडर कर लेते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और फैमिलियर सिचुएशंस में कमांड है आपको, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और अंग्रेजी भाषा को समझ पाते हैं। बैंड 5 कब हासिल कर सकते हैं आप? अगर आप मॉडेस्ट यूजर हैं, पार्शियल कमांड है आपका, कुछ चीजों के बारे में ही अंग्रेजी भाषा में आपको कमांड हासिल है, लेकिन एक चीज है आपके साथ, कोप्स विद ओवरऑल मीनिंग लाइकली टू मेक मैनी मिस्टेक्स। आप अगर एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन ओवरऑल मीनिंग समझने में आप सक्षम हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ कमांड आपको हासिल है और कोप अप कर लेते हैं सिचुएशन के साथ। मीन्स अगर नेटिव इंग्लिश नेटिव कंट्रीज से संबंधित लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं और आप उसको समझ पा रहे हैं, एटलीस्ट आप ओवरऑल मीनिंग समझ पा रहे हैं, तो भी आपको वो मॉडेस्ट यूजर मान लेते हैं। और उनका ये है कि कैन हैंडल बेसिक कम्युनिकेशन इन देयर ओन फील्ड। इसमें कंडीशन उनकी तब आपको ये मॉडेस्ट यूजर मानते हैं कि अगर आपके फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, उस फील्ड की चीजों को आप अच्छे से अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेट कर लेते हैं क्या। सपोज वहां आप किसी वर्कर के तौर पे जा रहे हैं और आपकी उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है और आप उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं सामने वाले को, तो भी आपको मॉडेस्ट यूजर मान लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बैंड 5 हासिल हो सकता है इतनी काबिलियत के साथ। बैंड 4 कब मिलता है कि अगर आप लिमिटेड यूजर हैं, फैमिलियर टू लिमिटेड सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन। आप लिमिटेड तरीके से अंग्रेजी भाषा यूज कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप भाषा के कुछ शब्द जानते हैं जो घरों में बोले जाते हैं फैमिली के साथ, और एक लिमिटेड सिचुएशंस में ही आप उनको अप्लाई करना सीख पाए हैं। आपके समझने में भी प्रॉब्लम है और एक्सप्रेशन में भी प्रॉब्लम है। ये बैंड आप उन लोगों को दिया जाता है कि जो किसी फैमिली मेंबर के साथ वहां जाना चाहते हैं काम के लिए या स्टे के लिए। जनरली 4.5 या 6.5 बैंड आपको चाहिए होता है। बैंड 3 जो कि एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या चीज और चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस क्या होता है जब आपको ये परीक्षा देने जाना होता है? सिलेबस समझते ही हैं आप, स्कूल कॉलेज में जिस तरीके से प्रोवाइड होता है, कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड होते हैं, कुछ चीजें प्रोवाइड होती हैं नॉलेज चेक करने के लिए, तो इनका भी वही सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिसनिंग वो चेक करते हैं, आपकी सुनने की काबिलियत और सुनकर समझने की काबिलियत और उसको एक्सप्रेस करने की काबिलियत। जो आपने सुना है उसको एमसीक्यू में आपको आंसर करना होता है अकॉर्डिंगली, जो कुछ भी आपने सुना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। कंसिस्ट ऑफ 4 रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस एंड मोनोलॉग्स ऑफ द नेटिव स्पीकर्स। आप समझते ही हो, नेटिव स्पीकर मीन्स जो अंग्रेजी भाषा जिन कंट्रीज में बोली जाती है उसी टोन में, उसी भाषा में, उसी एक्सेंट में वो आपको 4 कन्वर्सेशन सुनाते हैं। बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो रिकॉर्डिंग वो आपको सुनाते हैं उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड अकॉर्डिंगली। जो कुछ आपने सुना है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। 40 क्वेश्चंस पूछते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क डिजर्व करता है और ये टोटल टाइमिंग देते हैं आपको 30 मिनट्स की। तो दैट इज फॉर एकेडमिक्स स्पेशली, जिसमें कि आपको एमसीक्यू आपको हैंडल करना होता है, जो कुछ भी वो टॉपिक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनवाते हैं।
रीडिंग क्या करती है, रीडिंग में वो क्या चीज उन्होंने शामिल कर रखी है एग्जाम के। रीडिंग इंक्लूड्स 3 passages which are similar to the daily basis communication in an English speaking environment. Based on the passages, the multiple choice questions will be asked accordingly. 40 questions of 40 marks in 60 minutes. आप समझ ही रहे हैं कि कम्युनिकेशन के आधार पर इन्होंने एक पैसेजेस तैयार किए हैं और डेली बेसिस में आपको इस तरह की कम्युनिकेशन वहां पर सुनने पड़ेंगे और उस माहौल में जहां की अंग्रेजी नेटिव भाषा है, जहां पर की अंग्रेजी बोली जाती है। तो और उस पैसेज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और टाइम होगा 60 मिनट। राइटिंग स्किल्स वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर वो लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग अप टू 250 वर्ड्स इन पर्सनल स्टाइल। दूसरा क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन 60 मिनट, होल एंड हाफ बैंड। इस सेक्शन के लिए उन्होंने बैंड होल या तो हाफ, आधा या तो पूरा डिसाइड किया है। यहाँ पर मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। लेटर राइटिंग के लिए आपको कहा जाएगा जिसका कि टॉपिक वो खुद बताएंगे ऑन द स्पॉट आपको, या ऐसी राइटिंग करवाई जाएगी जिसमें कि आपको 250 वर्ड्स लिखने होंगे 60 मिनट्स में। तो राइटिंग स्किल्स वो किसी टॉपिक बेस्ड पैराग्राफ पर डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर आपको या तो होल बैंड मिलेगा या तो हाफ बैंड मिलेगा। Speaking face-to-face interview consisting 3 tasks covering questions of self and other general topics. Task 11 to 14 minutes का with whole और half bands. Speaking के लिए भी इन्होंने कोई मार्क्स डिसाइड नहीं किए हैं, आपको बैंड मिलेगा या तो हाफ या तो होल। होल से मतलब पूरा 1 नंबर और या तो आधा। अब इसमें क्या करेंगे, वो फेस टू फेस इंटरव्यू रखेंगे। जिस चीज के लिए आप गए हैं उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे और टास्क आपको देंगे और उनके बेस पर आपको क्वेश्चन को आंसर करना होगा। कई बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपकी अपनी पर्सनालिटी, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, पर्सनल लाइफ चॉइसेस के बारे में होता है। वो आपको बोलने के लिए कहेंगे कि एक्सप्रेस अबाउट योरसेल्फ समथिंग, टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जॉब से या एडमिशन से, या क्या चीजें आपको पसंद या नापसंद है। तो पर्सनल चीजों पे बेस्ड होता है। तो ये हुआ जनरल IELTS के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिलेबस फॉर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूं कि आपको एग्जाम देते समय किस बात का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अंग्रेजी की जो स्किल्स हैं उनको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, वो बेसिकली देखा जाता है। और जो एकेडमिक के लिए जाते हैं बच्चे, ऑलरेडी वो इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो एकेडमिक्स का सिलेबस मैं वापस बताती हूँ आपको, वो था जनरल का। इसमें क्या है कि कंसिस्ट ऑफ 4 रिकॉर्डिंग, कन्वर्सेशन, मोनोलॉग्स। बेसिकली ये सिलेबस पर आधारित होते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि किस बिजनेस स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए और उस स्कूल के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग, या क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं सिलेबस को लेकर, उस यूनिवर्सिटी को लेकर, और टेक्निकल नॉलेज उस सब्जेक्ट की आपकी कैसी है, उस पर बेस्ड होता है। मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूं ये वीडियोस लेकर, जो कि आपको IELTS जो कि इंटरनेशनल एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या सिलेबस प्रोवाइड था और क्या प्रोवाइड है और क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आपसे बात की है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर हमें बताइए कि आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा, क्या ये उपयोगी है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।